Good morning, all the participants. Good morning, sir. Good morning, sir. Good We morning, were sir. just good Sir, good morning. morning, sir. Very good morning. गुड मॉर्निंग सर। सर, हम लोग पीछे के कुछ समय से कई चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिस पर आज हम लोग बात करेंगे। ये जो एस्पेक्ट है, हम ये बातें कर रहे हैं पीछे के कई दिनों से कि कैसे एक टीचर एक्सेलेंट डिलीवरी करे अपने क्लासरूम में, कैसे एक टीचर की इफेक्टिविटी क्लासरूम में इनहांस हो। ये तभी इनहांस होगी जब वो टीचर खुद सेटिस्फाइड होगा। तो आज के दो सेशन 1 और सेशन 2, हम लोग टीचर्स की पर्सनल डेवलपमेंट पर थोड़ा फोकस करने की चेष्टा करेंगे। And I, Professor Dr. Raman Ballav, invite you all in the journey to understand how we can get ourselves certified, how we can have this satisfaction level, whatever I am earning as a salary, how to do and how to create things over there. I suppose I am audible and my slides are visible to you. Yes, sir. और मैम, आप जो भी सैलरी अर्न करती हैं, जो पैसे आपको मिलते हैं, इसी पैसे से हम और आप अपने जीवन की रोज की जरूरतों को और भविष्य में आने वाले जरूरतों को पूरा करते हैं। जी सर। इफ वी कंसिडर इट अप, भाई हमारे पास जो सैलरी मान लो 100 रुपए महीने की आती है, तो अगले महीने, अगले 2 महीने बाद मुझे 5,000 रुपए नहीं कहीं से मिल जाएंगे। मुझे 100 रुपए ही सैलरी आती रहेगी। थोड़ा बहुत सैलरी पर इंक्रीमेंट, प्रमोशन साल में कभी कभी होता रहेगा, लेकिन हमारे पास कभी एक साथ 50 लाख रुपए नहीं आ जाते, क्योंकि हम सैलरीड लोग हैं। हमारे पास एक सैलरी की लिमिटेशंस है, और उसी लिमिटेशन के अंदर हमें रोज के खर्चे और भविष्य में आने वाली जरूरतों की, सभी खर्चों की, फाइनेंशियल जरूरतों की पूर्ति करनी होती। अब मैडम, आप ये सोचो कि अगर मैं एक टीचर हूं और मैं अपने परिवार की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे मन में ये चिंता है कि 10 साल के बाद जब मेरा बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा तो मैं उसकी पढ़ाई के खर्चे कैसे दे पाऊंगा, तो एक चिंतित आदमी कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो अपने क्लास में बहुत अच्छा डिलीवरी करेगा। तो हम लोग आज इस बात को समझने की चेष्टा करें कि वट एवर सैलरी आई एम अर्निंग इन अ मंथ, हाउ आई कैन क्रिएट ऑल माई रिसोर्सेज, how I can manipulate all those things in such a way that whatever the future expenditures are in front of me can be taken care of. मैडम, एक पुरानी फिलॉसफी है कि आपकी जो महीने की सैलरी आती है, इस सैलरी से आपके एसेंशियल्स खर्चे, जो ईएमआई है, मकान का रेंट है, बिजली के बिल हैं, या पानी के बिल हैं, या आपके मोबाइल के रिचार्ज हैं, या आपके कोई ईएमआई आपने ले रखा है, कोई लोन ले रखा है, उसका ईएमआई है, दिस ऑल गेट डिडक्टेड। और जो पैसे बच जाते हैं, उसी पैसे से हम पूरे महीने के अपने खर्चों को मीटअप करते हैं। और इन खर्चों के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं, तो मैं उस पैसे को सेव करता हूं भविष्य के लिए, ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरी कर सकूं। दिस इज एन ओल्ड एज फिलॉसफी that everybody does. That is known as traditional philosophy. अब दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, चीजें बदल गई है, तो बदली हुई दुनिया में, बदले हुए टेक्नोलॉजी में, what I am supposed to do? What are the new technology, new methods I should implement?
तो आप ये मान लो कि अभी तक क्या करते थे हम, कि हमारे जो पैसे हमें मिलते थे, हम उस पैसे से एसेंशियल्स, ईएमआई, घर के खर्चे, मकान का किराया, बिजली की बिल, ये दे देते थे। और जो पैसे बचते थे उससे हम पूरे महीने के खर्च चलाते थे। और अगर खर्च के बाद कुछ पैसे बच गए तो उसको हम सेव करते थे। नाउ द इंटायर फिलॉसफी हैज चेंज्ड। अब नई फिलॉसफी में क्या है? वी डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट वी स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सिंपल है कि जो एसेंशियल्स खर्चे थे ना हमारे, मकान का किराया है, बिजली की बिल है, ईएमआई है, ये तो हम सबसे पहले देते ही थे। अब हम भविष्य में आने वाले सारे खर्चों को एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। व्हाट आई मीन अबाउट द फाइनेंशियल प्लान? मान लो मैडम आपके बच्चे अभी क्लास 4 में हैं। दैट मीन्स आफ्टर समवेयर अराउंड 8 to 10 years the child will go for an higher education. So after 10 years you might require 3, 4, 5 lakhs rupees for his or her higher education. तो मुझे पता चल गया कि 10 साल के बाद मुझे 5 लाख रुपए चाहिए मेरे बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए। अब मैं क्या करता हूं, एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर वेबसाइट से डाउनलोड करता हूं। एंड विद दिस डाउनलोडेड कैलकुलेटर आई fill all the columns that after 10 years I require 5 lakhs. One, and if the rate of return is 12, 14, 15% in a year, how much money I should save every month so that after 10 years I will have 5 lakh rupees in my cards. अब मैं निकाल के लाता हूं तो मुझे 2000 रुपए हर महीने में जमा करूंगा तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे। ये मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग से ये चीजें निकल जाती। अब इसी तरीके से जितनी भी मेरी जरूरतें हैं मैं सभी का फाइनेंशियल प्लानिंग इसी सिस्टम से करता हूं। जैसे मुझे, मेरा मन है घर खरीदने का, मेरे रिटायरमेंट के पैसे की जरूरत है, मेरे बच्चों की अपब्रिंगिंग की जरूरत है, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ पैसों की जरूरत है। ऐसे में हर एक खर्चे को मैं एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर से एनालाइज करता हूं और देखता हूं कि महीने में मुझे कितने पैसे जमा करने होंगे ताकि भविष्य के वो सारे खर्चे, वो सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यू कम टू नो दैट 5,500 rupees if you are depositing every month, then you can have your children education, you can have upbringing of child, you can have your corpus built for your retirement, a number of things हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अब हम करेंट फॉर्मूला लगाएंगे कि मेरी जो सैलरी है उस सैलरी से एसेंशियल्स, जो ईएमआई, घर के खर्चे, एसेंशियल्स खर्चे हैं, ईएमआई है जिस पर हम, मेरा कंट्रोल नहीं होता, वैसे वाले खर्चे, जैसे मकान का किराया है, मेरे पास कंट्रोल नहीं होता उसका, बिजली का बिल है, मेरे पास कंट्रोल नहीं होता, वो बिल आ गया मुझे देना ही पड़ता है। तो ऐसे जो एसेंशियल खर्चे हैं वो, और मैंने जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर से निकाला 5,500 रुपया, वो उसको माइनस कर देंगे और जो पैसे बचेंगे उसी बचे हुए पैसे से पूरे महीने का हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जहां पर हम बजट बनाते हैं और बजट बना के एक्सपेंडिचर्स को कम बेसी कर सकते हैं। अरविंद सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? यस सर। और सर, कुछ खर्चे हैं आपके जीवन में जिसको आप चाहें तो महीने में कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल महीने में एक बार आप अपने परिवार के साथ आउटिंग पर जाते हैं, कोई होटल जाते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे तो इस महीने हम नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? यस और नो? नो, नहीं जा पाएंगे। नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या मैं मकान मालिक को कह सकूंगा किराया कम कर दो? नो, नहीं कर सकूंगा। तो जो मेरी जो अर्निंग है उसमें जो एसेंशियल्स खर्चे हैं वो हटा दिया, और भविष्य में जो मेरे पास फाइनेंशियल जरूरतें हैं, रिटायरमेंट की, बच्चों की शादी की, बच्चों की पढ़ाई की, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, उसकी ईएमआई कैलकुलेट करके हम निकाल लिए कि हर महीने इतना पैसा आप जमा करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। उसको भी हटा दिया और जो पैसे बचे उसी पैसे से हम महीने के खर्चे चलाएंगे। यहां तक ठीक है सर? एकदम क्लियर। Sir, another thing is whatever I am saving, why I am saving?
it is because of two basic important objectives. One, first is inflation. इन्फ्लेशन क्या है? मेरे पैसे की क्रय शक्ति, बाइंग कैपेबिलिटी ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. अगर मान लो अभी 7% का इन्फ्लेशन है ईयरली, तो अभी जो चीज मैं 100 रुपए में खरीदता हूं, अगले साल उसी चीज को खरीदने के लिए मुझे 107 रुपए लगेंगे जी. अब इसका यह मतलब है कि अगर मैंने आज 100 रुपए अपने बचाए हैं और बचाए हुए पैसे को मैं बैंक में रख देता हूं और बैंक मुझे 6% का इंटरेस्ट देता है, तो मुझे 100 रुपए का 106 रुपए मिलेगा महीने के अंत में, साल के अंत में. साल के अंत में मुझे बैंक के 6% इंटरेस्ट के अनुसार मुझे 106 रुपए मिलेगा. और 7% इन्फ्लेशन है, तो मेरा पैसा 6% से बढ़ा और 7% से कम हुआ, तो अल्टीमेटली बढ़ा या कम हुआ सर? अल्टीमेटली तो कम हो गया. तो हमें यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो अपने पैसे सेव करके इन्वेस्ट करता हूं, मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा मिल रहा है क्या? अगर ज्यादा नहीं मिल रहा है तो मेरा पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, ये डिग्रोथ हो रहा है, मेरे पैसे कम हो रहे हैं. एक दूसरी चीज है इनकम टैक्स. आप जो भी पैसा जमा करते हैं कहीं भी, उसके इंटरेस्ट पर आपको इनकम टैक्स लग सकता है. यस सर. तो इनकम टैक्स से फिर वो पैसे 106 रुपए से अगर 10% का इनकम टैक्स लग गया 6 रुपए पर, तो मेरे पैसे 6 रुपए नहीं मिलकर मुझे 6 रुपए में 10% कम मिला, मतलब 5 रुपए कुछ पैसे मिले मुझे. Bala sir, I'm sorry to interrupt you in between. So this is Yeah, it's a part of FDP. Yes, ma'am. Basically, when a teacher is going to teach in a class, if a teacher is not satisfied with his or her life, do you think that he will able to teach properly? If he does not have a mental peace of mind, whether he is able to teach? Yes or no? No, sir, that's not possible. It's not possible. So we need to understand how to manage my own personal life, not only on the financial aspect, but also on academic aspect. So today's sessions is dedicated to develop these skills so that a teacher can be mentally free with all the worries of his personal life. Am I clear with you, ma'am? Yes, sir. So when we are talking about inflation and we were talking about the impact of income tax. So now I'm just elaborating the impact of inflation little more. जो आज हम 30,000 रुपए में अपना घर चलाते हैं, आने वाले 5 साल, आने वाले 15 साल, आने वाले 20 साल के बाद मेरे घर को चलाने के खर्चे ऐसे बढ़ जा रहे हैं. या दूसरे सेंस में आप देखें, if I am having 1 lakh rupees now with me, the buying capacity of this 1 lakh rupees will decrease day by day. In the down the line, after 20 years, it will only equal to 35,000 rupees as of now. आप देखें मैडम, तेल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस आप देखें, पीछे के 2 साल में आप देखें तो पेट्रोल शायद हमें 70 रुपए मिलता था, आज हमें 100 रुपए मिल रहा है. 30%, 25%, 40% प्राइसेस राइज हो गए, लेकिन हमारी आपकी सैलरी नहीं बढ़ी उतनी, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं. तो बढ़े हुए खर्चे के साथ हम अपने आप को कैसे रीएडजस्ट करें, कैसे उन सिस्टम्स को अडॉप्ट करें, उस स्किल्स को अडॉप्ट करें, ताकि हमारे जीवन की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें वरीड नहीं बनाए, हमें तकलीफ में नहीं डाले. What are the safeguards against this inflation? There are certain things everyone who is earning and who does not have a second source of earning, क्योंकि हम आप जो टीचर हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशन में जब पढ़ाने जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते समय हमारा जो समय जाता है और पढ़ाने के लिए घर लौटने के बाद मेरी जो अपनी तैयारी होती है
जितना समय हमको अपने आप को देना पड़ता है कल फिर अच्छे पढ़ाने के लिए, हमारे पास कोई दूसरा काम करने का समय नहीं होता। हमें अपनी सैलरी से ही अपना जीवन चलाना होता है। तो उसके ऊपर में हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज टू टेक केयर ऑफ माय इन्फ्लेशन protected journey. I need to start savings as soon as I can. And इस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीसरी चीज, हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें हमेशा देखना होगा whether my investment is beating inflation or not. और हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रहा है, whether I am getting a compound interest benefit of my investment. अगर हम इन सब चीजों को देखने की चेष्टा करते हैं तो आज ये चीजें बड़ी आसानी से आपको दिखाई देंगी। से 20 years back all the Indian families are almost single earning family. एक आदमी कमाता था और पूरा परिवार खाता था। डाउन द लाइन एक समय आया कि हम लोगों को यह लगने लगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों को अर्निंग होना जरूरी है, एंड वी ऑल स्टार्टेड अर्निंग। हस्बैंड और वाइफ बोथ स्टार्टेड अर्निंग। नाउ द फैमिली बिकम अ मल्टी अर्निंग फैमिली। लेकिन खर्चे, जरूरतें इसके बाद भी पूरी नहीं हो पा रही। घर का मेंटल बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस इसके बाद भी मीटअप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चीजें उसी के अनुपात में, उसी के तरीके से बढ़ रही हैं। So now we cannot depend on single income. So now we need to earn somewhere else also. Dr. Arvind sir. अरविंद सर। जी सर। आप घर पे सोचते हैं मन में कि मुझे दिल्ली चले जाना चाहिए। जी सर। ठीक है, जी किसी सर। को आपने बताया नहीं मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। जी सर। ठीक, आप जी घर सर। से निकले, जी सर। एयरपोर्ट पर गए, जी सर। काउंटर पर खड़े हुए और यस सर। कहा कि एक टिकट दे दो। जी सर। काउंटर क्लर्क ने पूछा कहाँ का टिकट चाहिए? यस आपने सर। कहा कि जो फ्लाइट अभी जा रही है उसका टिकट दे दो। तो उस समय जो भी फ्लाइट जा रही होगी उसका वो टिकट दे देगी। 100%। आप उस फ्लाइट पर जो उस समय जा रही थी, जिसका टिकट आपने कटाया, उस पर आप गए और चढ़ गए और सोचते रहे कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और पहुंचकर जेएनयू जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। यस सर। थोड़ी देर के बाद फ्लाइट कहीं किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गई, आप बाहर निकले तो आप पाते हैं कि आप चेन्नई पहुंच गए। यस सर। किसकी गलती है सर? ये हमारी गलती है। क्या गलती हुई सर? कि हमने उन्हें बताया नहीं कि हमें दिल्ली की टिकट चाहिए। क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि जाना दिल्ली है तो दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी चाहिए। यस सर। यस सर। हमने सीधे बोला कि हमको दे दीजिए टिकट। सर, आप अपने जीवन में जो पैसे बचाते हैं अपनी सैलरी से, उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं। यस सर। यस सर। राइट। आपके टिकट काउंटर में टिकट देने वाले को पता नहीं था कि आप कहां जाना चाहते हैं, इसलिए उसने कोई भी टिकट दे दिया आपको। अच्छा जी सर। आपने जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए, एग्जाम्पल के रूप में बैंक में ही रखे, एग्जाम्पल के रूप में म्यूचुअल फंड खरीदा, एग्जाम्पल के रूप में कुछ और इन्वेस्टमेंट कहीं किया, क्या आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं आप? जी, सेव करने के लिए, हमें पैसा ग्रोथ हो, हमें आने वाले भविष्य। जी, आपको ये पैसा क्यों, किस ऑब्जेक्टिव से रख रहे हैं, पता है क्या? नहीं, अभी पता नहीं है सर। ये क्या ऐसा ही नहीं है कि आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं, हवाई जहाज पर चढ़ गए, जेएनयू जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, और कहीं भी चले गए? जी। अगर आपको पहले से पता नहीं हो कि ये पैसा किस ऑब्जेक्टिव से रखा है, तो उस पैसे की सिक्योरिटी, उस पैसे की डेवलपमेंट, उस पैसे सही डेवलप कर रहा है, सही ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे देखेंगे बिना टारगेट के? देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। एक गोल चाहिए।
उसके लिए हमको गोल चाहिए। सोचना होगा। यस सर, यस सर, यस। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल जरूरतों को एक कागज पर लिखें यस कि सर, मुझे कब कितना पैसा किस कारण से चाहिए। उदाहरण यस के सर, लिए मुझे रिटायरमेंट के लिए 10 लाख रुपए जमा करने हैं ताकि मुझे 10,000 रुपया हर महीना रिटायरमेंट के समय मुझे पेंशन के रूप में मिल सके। यस सर, रिटायर मैं करूंगा आज से 25 साल के बाद, यस तो सर, 25 साल के बाद मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया होगा, तभी मुझे 10,000 रुपया महीना मिलेगा। यस सर, इसका मतलब है 25 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, इसके लिए आज मुझे कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। जी, और ये जो मुझे पैसे जमा करेंगे, मान लो 1200 रुपया महीना मैं जमा करूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो आपका एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो आपको पता होना चाहिए, ये वाला इन्वेस्टमेंट, ये वाला 1200 रुपये हर महीने मैं पेंशन के लिए रख रहा हूं, यस सर, ताकि ये पैसा ईयर मार्क हो पेंशन के लिए और ये पैसा बीच के किसी जरूरतों पर निकल कर खर्चा ना हो जाए। अब ये पैसा 25 साल के लिए रखा गया है, मतलब ये पैसा उन जगहों पर रखना पड़ेगा हमें जो लंबे समय में लंबा लाभ देते हैं। अब कोई पैसा है मेरे पास, मैं सोच रहा हूं कि अगले 3 साल के बाद मुझे इस पैसे की जरूरत होगी, मुझे एक 2 व्हीलर खरीदना है मान लो, तो मुझे 40,000 रुपए चाहिए वो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। मैं कब खरीदूंगा? 2 साल के बाद खरीदूंगा। तो ये मेरे पास ये पैसा 2 साल के बाद 40,000 रुपया चाहिए, तो जो पैसा मैं 2 साल के लिए रख रहा हूं या जो पैसा मैं 25 साल के लिए रख रहा हूं, दोनों के टूल्स में, सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स में अंतर होगा। यस सर। तो हमें गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो वी विल बी इन बिग ट्रबल। जो पैसा मैं रिटायरमेंट के लिए रखना चाहता था, उस पैसे से मैं गाड़ी खरीद लूंगा, तो रिटायरमेंट के समय क्या करूंगा फिर? ये क्या ऐसा ही नहीं है कि आप जब पढ़ाते हैं तो ये इस सेमेस्टर 1 का ये टॉपिक है और ये सेमेस्टर 2 का टॉपिक है। अगर बच्चा सेमेस्टर 2 का टॉपिक सेमेस्टर 1 में पढ़ता रहेगा और सेमेस्टर 1 वाला टॉपिक पढ़ेगा ही नहीं, तो फेल नहीं कर जाएगा क्या सेमेस्टर 1 में? फेल कर जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। 100% सर, बहुत अच्छा सर। Sir, excuse me. राइट सर, प्लीज। Ballabh sir, kindly show me the previous slide once again. Sir, it is written something here, always invest in asset with your specific financial goal in mind. Right, sir. What do you mean? Again, can you explain that specific term, sir? Let's wait for another 2 slides. It will be clear to you. Let's wait for another 2 slides. Okay, sir. So you had various options in front of you to invest. आप अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, आप अपने पैसे से इंश्योरेंस खरीदते हैं, आप अपने पैसे से प्रॉपर्टी में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में करते हैं, बॉन्ड में करते हैं। दीज आर दी वेरियस एवेन्यूज, Options. जहां आप अपने पैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैंने पहली चीज आपको ये कही कि आपके पैसे वही इन्वेस्ट होने चाहिए जहां इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आए और जहां इनकम टैक्स के बेनिफिट्स आपको मिले। 2 चीजें। अब मैं तीसरी चीज आपको कहता हूं कि आपके पैसे वही इन्वेस्ट होने चाहिए जहां आपके पैसे सेफ रहें, सेफ्टी हो, आपके पैसे डूब न जाए, कोई लेकर भाग न जाए। एक अगली चीज है, आपके पैसे आपके लिए हैं, तो आप जिस ऑब्जेक्टिव से पैसे आप रख रहे हैं उस समय वो पैसे आपको वापस मिल जाए। जैसे आप मान लो कि मैंने रखा 2 साल के बाद मैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे रख रहा हूं, तो 2 साल के बाद मैं जब पैसे वापस निकालने लगूं तो वह इन्वेस्टमेंट टूल ये न कह दे कि ये पैसा तो अभी आपको नहीं मिलेगा, ये 5 साल बाद मिलेगा। तो वो पैसा मेरे किस काम का, जब मेरी जरूरत पर वो काम नहीं आया। अब थोड़ा सा हम लोग देखना चाहें, जो हमारे पास ऑप्शन है स्लाइड पर, हम एक एक ऑप्शन को थोड़ा सा देखना चाहते हैं। बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो पैसे हम डिपॉजिट करते हैं आइदर इन द सेविंग्स अकाउंट्स और इन द फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का जो रिटर्न है वो 6% के आसपास है, जिस पर इनकम टैक्स लगता है। इन्फ्लेशन बीट नहीं करता, सेफ्टी देता है, बट इन्फ्लेशन बीट नहीं करता है। इनकम टैक्स से प्रोविजन से जहां मेरे लाभकारी नहीं होते।
सेविंग्स अकाउंट्स का इंटरेस्ट 2-3% का होता है, जो कभी भी लाभदायक नहीं है। इंश्योरेंस, यू हैव 3 टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन फ्रंट ऑफ यू। एक इंश्योरेंस कहलाता है जिसको हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, मतलब अगर मैंने पैसे इंश्योरेंस में जमा किए, टर्म इंश्योरेंस में, और मैं 15 साल के लिए मैंने पैसा जमा किया है, 15 साल के अंदर अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो आई विल गेट मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस। लेकिन अगर मैं 15 साल जिंदा रह जाऊंगा तो आई विल नॉट गेट एनी मनी रिटर्न फ्रॉम द इंश्योरेंस। मुझे कोई भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मेरे प्रीमियम में जितना भी पैसा मैंने इंश्योरेंस को दिया था वो सब डूब जाएंगे। दैट इज नोन एज टर्म इंश्योरेंस। दूसरा इंश्योरेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडोमेंट इंश्योरेंस। इसमें अगर 15 साल के अंदर मैं मर जाऊंगा तो मुझे इंश्योरेंस से क्लेम मिलेगा, और 15 साल के अंदर मैं नहीं मरा तो 15 साल के बाद ये पॉलिसी मैच्योर होगी और मुझे पॉलिसी का रिटर्न मिलेगा। आप इसको पलट के देखेंगे, इंश्योरेंस का रेगुलेटर है IRDA। IRDA के साइट्स पर जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे इंश्योरेंस की आप जो भी पैसा जमा करते हैं उसमें से 85% पैसा वह सरकार या सरकार की जैसे कंपनियों में जमा करता है जहां मैक्सिमम रिटर्न 6% मिलता है। तो अगर मैंने एक इंश्योरेंस लिया है जिसमें मुझे मैच्योरिटी के बाद पैसे मिलेंगे तो पैसे कभी भी 6% से ज्यादा रिटर्न नहीं आ सकता। इसका मतलब है इंश्योरेंस से भी मेरा रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं मिलता है। इंश्योरेंस हम आपको जरूर लेना चाहिए, लेकिन ये केवल टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? आपकी जितनी सैलरी है उसका 100 टाइम्स। आपकी जो मंथली सैलरी मान लो अगर 100 रुपए है तो आपको 100 रुपए का 100 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है मैं जिंदा रहूंगा तो मुझे कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे, अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे पैसे वापस मिलेंगे। अगली चीज है प्रॉपर्टी। We all need to have a property for my own living, but we need to always understand a second investment in property, उसका रिटर्न क्या मुझको मिलने वाला है। क्योंकि जो सेकंड प्रॉपर्टी मैं खरीदता हूं जिसमें मैं रहता नहीं हूं, किराया मिलता है, उसमें 2 चीजें होती हैं, किराया मिलता है, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है। हमें इन दोनों को एनालाइज करके समझना पड़ेगा कि क्या ये इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। मैंने एक 40 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा, 10,000 रुपए महीने में किराया लगाया, मुझे 1,20,000 रुपया सालाना उसका किराया मिलता है, जिसमें मेंटेनेंस हटाने के बाद मेरे हाथ में 1 लाख रुपया आता है। 40 लाख रुपया लगाया और 1 लाख रुपया आया, तो ये कितना परसेंट हुआ? 40 लाख का 10% होता 4 लाख रुपया, 5% होता 2 लाख रुपया, मुझे 2.5% का रिटर्न मिल रहा है। इन्फ्लेशन 7% है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट ये करेक्ट है और नॉट। अब अगली चीज मैं उठाता हूं गोल्ड। गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में 2 बड़ा प्रॉब्लम है, एक उसकी सेफ्टी, दूसरा खरीदते समय प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, बेचते समय प्योरिटी ऑफ द गोल्ड और उसकी सेफ्टी। अगर इन दोनों चीजों से हम अपने आप को फ्री कर पाए देन वी कैन थिंक फॉर द गोल्ड। स्टॉक एंड बॉन्ड्स, वी हैड वेरी लिटिल आइडिया ऑफ स्टॉक मार्केट। चूंकि शेयर बाजार के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं तो मुझे पता नहीं चलता कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, तो ये मेरे लिए रिस्की प्रपोजल हो जाता है। लेट्स मूव ऑन द सेकंड स्लाइड, देन वी विल डिस्कस ऑन म्यूचुअल फंड। अब इन्वेस्टमेंट के लिए ये 4-5 चीजें हैं जो समझनी चाहिए। पहला, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिल रहा है क्या? इनकम टैक्स प्रोविजंस क्या इसके अंदर है? इसका ग्रोथ हो रहा है क्या? इसके वैल्यूज बढ़ रहे हैं क्या? क्या ये मेरे लिए एक्सेसिबल है, मैं समझता हूं, आई कैन डू इट माई सेल्फ और नॉट। जो एसेट के एलोकेशंस होते हैं, एसेट के एलोकेशंस बहुत इफेक्टिवली, बहुत तैयारी से, बहुत प्रॉपरली करके करना चाहिए। एसेट एलोकेशन को मैं हमेशा खाने की थाली से कंपेयर करता हूं। आई हैड ऑल द प्लान्स इन माई माइंड कि मुझे 25 साल रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए, 5 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, बच्चों की अपब्रिंगिंग के चाहिए, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की चाहिए, मुझे घर खरीदने के लिए चाहिए, मुझे इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, मेरे इंश्योरेंस के लिए पैसे चाहिए। ऐसे कई तरह की चीजें मेरे दिमाग में हैं। ये मेरे और भोला जी तो आपके दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मेरे पास घर हो
तो मुझे नया घर नहीं खरीदना, आपके पास घर नहीं हो तो आपको एक नया घर खरीदना हो। तो मेरे और आपके लिए इसके सोच में अंतर होता है। वैसे ही जैसे एक थाली खाने की, आपको मीठा पसंद है, मुझे मीठा नहीं पसंद है, आप हेल्दी हैं, आप प्रोटीन डाइट खाते हैं, मुझे किडनी में स्टोन है, मैं प्रोटीन का डाइट नहीं खाता हूं, मुझे चावल पसंद है, आपको सांभर पसंद है, सबके अपने टेस्ट, रिक्वायरमेंट एंड नीड अलग अलग है, उसके बेसिस पर ये खाने की थाली मेरी और आपकी अलग अलग होती है। सो वी कैन नॉट रेप्लिकेट कि ठीक है आप जो खाते हैं मैं भी वही खाऊं। दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प मी और इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट को रिप्लिकेट नहीं करना चाहिए दूसरों को देखकर। मेरी बात क्लियर है भोला जी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Now, the entire investment has got two different parameters. One, if you are looking for growth or looking for income. अगर मैं जो पैसे आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मैं इस पैसे को इन्वेस्टेड कुछ साल रहता हूं, तो मैं ग्रोथ को देख रहा हूं। और मैं अगर ये चाहता हूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट अगले महीने, अगले साल मुझे इतना रुपया मेरे बैंक अकाउंट में वापस दे दे, तो मैं इनकम देख रहा हूं। अगर मैं ग्रोथ देख रहा हूं तो मेरे पैसे प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, आर्ट कलेक्शंस में, इक्विटी के शेयर्स में और म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं इनकम देख रहा हूं, मतलब मुझे ये पैसे रिटर्न चाहिए अगले साल, अगले 1 महीने, अगले 2 साल में, तब मुझे बॉन्ड या पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स या पीपीएफ या बैंक कंपनी डिपॉजिट्स या म्यूचुअल फंड के डेप्थ फंड में जमा करना चाहिए। यहां तक ठीक है सर? यस और नो? Yes, sir. अब मैंने सवाल उठाया म्यूचुअल फंड। वाई म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है हमारे पास which gives you a benefit of whatever pointer we had discussed in investment. The first pointer I had discussed is inflation. Mutual fund returns are always give you a better return, better inflation adjusted returns. Second, we discussed about the benefit of income tax. Third, we discussed about the benefit of getting advantage of getting return in the form of convenience. आप सैलरीड क्लास के लोग हैं तो आपके पास जितना पैसा है आप उतनी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो इस महीने मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं। मेरे पास 5,000 रुपए, मैं 5,000 इन्वेस्ट कर सकता हूं। एक एग्जाम्पल के लिए मान लें कि मैं सोना खरीदने जाता हूं। भोला जी, अगर मैं सोना खरीदने जाता हूं तो सोना आज के डेट में मान लो 10 ग्राम 45,000 में मिल रहा है। ठीक है सर? मैं 1,000 रुपए मेरे बैंक में बच गए। मेरे इस महीने की सैलरी में मेरे पास जो पैसे हैं 1,000 रुपया है। मैं 1,000 रुपए से सोना खरीदने जाऊंगा तो क्या सोना बेचने वाला और दुकानदार मुझे 1,000 रुपए का सोना दे पाएगा? No, sir. मुझे मुश्किल होगी खरीदने में, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली 1,000 में बहुत कम सोना मिलेगा और उतना सोना खरीदना, रखना, बेचना, उसकी प्योरिटी के साथ खरीदना डिफिकल्ट होगा। बट इफ वी गो विथ एन रूट ऑफ म्यूचुअल फंड, I can buy a gold mutual fund. In the paper form, I can buy a gold with the as low as 1,000 rupees in a month. And I can keep this gold safely in the electronic form of mutual fund. और प्योर फॉर्म में खरीदता हूं, रखना भी सेफ है, जो पैसे थे उसी से खरीद सकता हूं। तो that is an advantage of mutual fund. Let's understand how this mutual fund works for me. अब देखो एक एग्जांपल के लिए, जो मैं म्यूचुअल फंड के स्कीम्स को सेलेक्ट करता हूं। आपने एक सवाल पूछा था भोला जी कि क्या मतलब होता है वेरियस इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग टूल सेलेक्ट करने का। आप ये देखो एक बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या उसे 11th 12th में हिस्ट्री लेना चाहिए? No, sir. और अगर वह बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस लेता है 11th 12th में और वो डॉक्टर नहीं बन पाता है, तो गलतियां कहां हो रही हैं? उसका बोले तो in the selection of subject, sir. In the selection of subject. Let's have another example. मैं अपना पैसा किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाता हूं
जो इन्वेस्टमेंट टूल लिखता है कि ये आपको 10 साल के बाद लाभ देगा, और ये पैसा 10 साल तक उतना लाभ नहीं देगा, लेकिन 10 साल के बाद ये पैसा हर एक साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, ये उसका ये ऑब्जेक्टिव है, और मैं ये पैसा 3 साल के लिए उसमें रख देता हूं, तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? No, sir. It will come after 10 only. और मैंने तो 3 साल के लिए लगा दिया उसको। So there is no use, sir, no benefit. राइट सर, आपने जो अपने जीवन में जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के लिटरेचर को पढ़ा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कितने साल की है? No. आपके मन में है कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन आपने टिकट काउंटर वाले को बताया कि दिल्ली का टिकट दो? No. I told I वैसे ही have to आपके go. मन में है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं अपने रिटायरमेंट के लिए, लेकिन जो Yes, sir. इन्वेस्टमेंट का टूल लिया, क्या वो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए था? उसको तो वेरीफाई ही नहीं किया सर। Yes, sir. We have to verify. We have to know. Am I clear with you, sir? Yes, sir. मैं एक छोटा दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक स्टील प्लांट मान लो, आई हैड इन्वेस्टेड माय मनी इन ए स्टील प्लांट। स्टील प्लांट का जमीन खरीद के, प्लांट लगाकर, प्लांट इरेक्ट करके, प्रोडक्शन का प्रॉफिटेबिलिटी करने में 6-7 साल लगेंगे। ठीक है सर? Yes, sir. और मैंने उसमें जो पैसे लगाए हैं वो 2 साल के लिए लगाया है, तो वो तो जब प्रॉफिटेबल होगा तब मुझे लाभ मिलेगा। तो प्रॉफिटेबल तो 7 साल बाद होगा, और मैं 2 साल के लिए पैसे लगाया था, 2 साल बाद मैंने पैसे निकाल लिए, और मैं कहता हूं मुझे लाभ नहीं मिला। That is not क्या a मैंने wise ठीक किया? decision. Yes, sir. It is. If you taken the money out, then it is a wise decision. आपको 7 साल के लिए पैसे लगाने थे तब उसमें जाना था। अगर हाँ। 7 साल से ज्यादा के लिए नहीं लगाना था, उसमें पैसे नहीं लगाने थे। Better we don't invest any money. If you get in your benefit after 7, then don't go for 2 years or 3 years. You have to take a call. So you need to understand the objective of fund, Yes, sir. right? आपको ये पता है कि मुझे एक नया मकान खरीदना है, एक नया फ्लैट खरीदना है, जिसको मैं किराए पर लगाकर पैसा कमाऊंगा, और ये किराए का पैसा से ही मैं EMI चुकाऊंगा। आपने वो मकान खरीद लिया, और खरीदने के बाद मालूम हुआ इस मकान में किराया लगाने का कंडीशन, वो फ्लैट कंस्ट्रक्ट होकर 5 साल बाद मिलेगा, तो आप तो किराया 5 साल बाद लगा पाएंगे, तो उस किराए से EMI 5 साल बाद से चुका पाएंगे। Yes, sir. तो आपने ये सोचा था मैं फ्लैट खरीदता हूं, अगले महीने का EMI उस फ्लैट के किराए से दूंगा, तो क्या हो रहा है ये? No. तो आपने गलत प्रॉपर्टी खरीद लिया सर ना। Yes, sir. Yes, sir. We have to be सवाल little ये नहीं wiser. है सर, सवाल ये नहीं प्रॉपर्टी खरीदना गलत था या नहीं, आपने गलत प्रॉपर्टी खरीद लिया, ये सवाल है यहाँ पर। Yes, sir. गलत property at wrong time. हाँ, आपको वो प्रॉपर्टी खरीदना था जो रेडी टू यूज था, जिसमें अगले महीने किराया लग सके। राइट सर? ठीक है सर? Yes, sir. Now, why I am advocating, why government of India is promoting to go with an investment with a mutual fund? It is very low cost. Low cost in the means the cost taken by a mutual fund house to invest money on behalf of you, they are charging certain commissions, right? The amount of commission is very low. It is somewhere around 1%. Whereas the investment management of the fund investment is in insurance is somewhere around 20-30%. Here in mutual fund, it is only 1%. It is very convenient. You can, for any of your financial objective, you can deposit as low as 100 rupees a month, or as high as whatever you want to do. So it is very professionally managed. It gives you a benefit of risk diversification. What do I mean by risk diversification? आप समझते होंगे, आप सुनते होंगे, शेयर बाजार रिस्क है, रिस्क एलिमेंट इज देयर, राइट सर? Yes. सर, ओपन हार्ट सर्जरी रिस्की है या नहीं? It is risky, sir. It is risky. सर, ओपन हार्ट सर्जरी मैं अपने घर के बगल के एक डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट है, चूंकि मेरा उसके यहाँ उठना बैठना है, गपसप है, मेरे मित्र हैं,
मैं उससे करवा लूं क्या? You need to go to the professional, the expert. अगर मैं उससे कराऊंगा तो बहुत रिस्की होगा, क्योंकि वो भी जीवन में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा होगा और मेरे मरने की संभावनाएं 100% होगी। Yes, sir. लेकिन इफ आई गो टू अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्लेस विच इज नोन फॉर ओपन हार्ट सर्जरी, तो क्या मेरे मरने की संभावनाएं 100% होगी वहां? No, sir. इट विल रिड्यूस टू 99%। सो Yes, sir. मेरे मरने की संभावनाएं केवल 1% होंगी, 99% मैं बच जाऊंगा। Hmm. और ये 1% भी अगर मैं ओपन हार्ट सर्जरी कराने के बाद डॉक्टर की निगरानी में कुछ समय, कुछ जीवन के कुछ वर्ष गुजारता हूं, तो मेरे बचने की संभावनाएं क्या होंगी? ज्यादा, 100%. मतलब जो ओपन हार्ट सर्जरी का रिस्क था, मैं इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकता हूं अगर मैं ठीक से सोचूं, प्लान करूं तो। Yes, sir. Planning is उसी तरीके से जो शेयर बाजार का रिस्क है, दैट कैन बी मिनिमाइज्ड इफ आई एम गोइंग विद अ म्यूचुअल फंड। Yes, Am I sir. clear You are with right. you? You are right. अब दूसरी चीज हम और देखना चाहेंगे, एक दवा की दुकान में सर बहुत सारी दवाइयां होती हैं, और मेरी एक बीमारी है, मुझे बुखार लगा है, तो आई नीड टू हैव अ मेडिसिन विच इज फॉर फीवर। Hmm. मैं कोई भी दवा खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा क्या? No, sir. You need to take a proper medicine. और मैं ये कह दूं कोई भी दवा खाया और मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ, मुझे रिएक्शन हो गया, मैं मर गया, और मैं ये कह देता हूं कि एलोपैथिक मेडिसिन खराब है, Hmm. Wrong perception. तो राइट परसेप्शन क्या होता सर? मैं दवा खाता, बुखार की, और बुखार नहीं ठीक होता, तब मैं गाली दे सकता था, तब मैं Yes. क्रिटिसाइज कर सकता था, राइट? Yes. Yes. So the entire mutual fund house is having different type of schemes available for you. So you need to understand for which investment objective, which goal, what scheme you should select. Hmm. So if you are selecting a right scheme for right financial goal, then you will get maximum benefit out of it. Yes, sir. I am giving you certain types of mutual fund in front of you. As per the structure, it has got three types: open type, closed mutual fund, and interval mutual fund. Open mutual fund means you can buy, you can sell anytime. Closed mutual fund means you can buy anytime, but you cannot sell all the times. So likewise, the active and passive funds are there, or the growth fund, income fund, and hybrid fund is there. ग्रोथ फंड का मतलब होता है कि अगर मैं अपने पैसे टाइम हराइजन में निकालता हूं, तो मैं 5 साल से ज्यादा समय के लिए रख रहा हूं, देन आई नीड टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ फंड्स। और अगर मैं अपने पैसे 1 साल से 3 साल के अंदर निकाल लेना चाहता हूं, वापस लेना चाहता हूं, तो आई नीड टू इन्वेस्ट इन इनकम फंड्स, डेब्ट फंड्स। और मेरे पैसे 3-5 साल के बीच में निकालूंगा, देन आई नीड टू हैव अ मिक्सचर ऑफ ग्रोथ एंड डेब्ट फंड, that is equity and debt fund, that is in hybrid schemes. So we need to understand all those things. मेरी बात यहाँ तक clear है sir? Yes, sir. So, sir, here I would like to have some query with you. Yeah, please. While taking a decision, in investing money in somewhere or some company as an investment, we need to take an expert suggestion, right? Here we are not very much professional. There There to are do two what? different, there are two different things. First thing is, Yes. आप ये सोचो कि 20-22 साल आपने पढ़ाई की, then you became employable. Hmm. ठीक है सर? Hmm. और पूरे महीने मेहनत किया, then you earned a salary. Hmm. आप जो पूरे महीने पढ़ाते हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको आप दोबारा पढ़कर तैयार होते हैं, जी अपने सर। कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं दोबारा। जी सर। जो पैसे आप पूरे महीने कमाते हैं, उस पैसे से कुछ पैसा बचाना कितना डिफिकल्ट होता है आप भी जानते हैं सर। जी, यू आर राइट। कितना सेक्रीफाइस करते हैं कि ये पैसा बचता है। जी जी, अंडरस्टूड। और उस बचे हुए पैसे को जो आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करूं। जी। क्या आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि आइडिया जनरेट कर सकते हैं? That can, here what I am asking, there are many. I'm coming down to that. I'm coming down to that. हाँ हाँ। आपको कोई सजेस्ट कर, सर आपको कोई सजेस्ट करता है कि गो टू बाय दिस मोबाइल, हाँ,
आप क्या करते हो, उस मोबाइल का रिव्यू देखते हैं, आप उस मोबाइल के अंदर के फीचर्स देखते हैं। पैन Yes or no? पैन I'm उसी getting some disturbance, sir. है लोगा लोगा राजेश सर, आप देखो कौन किसका किसका अनम्यूट है, उनको म्यूट करें। जी ठीक है। अब म्यूट करें या ग्रुप से बाहर करें। सर मेरा प्रश्न था आपके लिए जी कि आप जब एक मोबाइल खरीदते हो तो गो टू रिव्यू दी मोबाइल कि लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, और आपकी जो जरूरत है इस फीचर्स से मैच कर रही है क्या, आप उस पर रिसर्च करते हो, राइट? यस और नो सर? यस सर। उसके बाद आप देखते हो वो कहां सस्ता मिल रहा है, किस वेबसाइट पे सस्ता मिल रहा है, कि आपके शहर के किसी दुकान में सस्ता मिल रहा है। We have to do अब some ये सब भी small देखते हो। survey. Yes sir, we have to go for survey. आप सब कुछ देखते हो, और ऐसा नहीं कि आज सोचा और आज खरीद लिया। Yes sir. अपने इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हो सर? डू यू डू सर्विस, समबडी हैज सजेस्टेड यू, उसकी बात को मानकर आगे बढ़ जाते हैं, या आप एनालाइज करते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं? If somebody suggests, first of all, I analyze. I want to know how much I'll get if I invest. How much? Then after some time, how much I get? I analyze the data. Then I further proceed for the same, sir. Yes sir, I'm giving you 2-3 basic ideas how to select a mutual fund, right? Yes, sir. The first broader idea is you need to understand your financial goal. For which financial goal, how much money you are going to save and invest, number one. Number two, at what time you are expecting this money back for you. So if it is for 3 years, if it is for 5 years, if it is after 10 years, whatever time frame is that. तो जब आपके पास टाइम फ्रेम पता हो जाता, तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स है कि अगर आपको 1 से 3 साल के अंदर पैसे वापस चाहिए, तो आपको डेप्थ म्यूचुअल फंड में पैसे रखने चाहिए। अगर आपके पास 3 से 5 साल के बीच में पैसे वापस चाहिए, तो अब आपको बैलेंस म्यूचुअल फंड में पैसे रखने चाहिए। और अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा समय है, तब आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे रखने चाहिए। दिस इज वन थिंग, राइट? अब दूसरी चीज, जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स हैं, दे गॉट 5 different type of product that is known as multi cap, large and mid cap and small cap. अब देखो लार्ज कैप किसको कहते, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ऊपर का है। देश की जो ऊपर वाली 100 बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, आप 4-5 बड़ी कंपनियों का नाम मन में लें और सोचें कि क्या ये कंपनियां आपका पैसा लेकर भाग जाएंगी, यस और नो? यस। नहीं, 4-5 बड़ी कंपनियों का नाम आप मन में लें और सोचें कि यह कंपनियां क्या लगता है कि डूब जाएंगी? No, first of all, we have to think about. No. Think of 5 big company of India. हाँ। क्या वो आपका पैसा लेके भाग जाएगी? नहीं। वो सेफ है ना? Yes, it is वो safe. सेफ है, Yes. राइट? सो लेकिन ना उनका प्रॉब्लम क्या है कि दे गिव बेनिफिट अप टू अ सर्टेन लिमिट। आप देखोगे ना, जो बड़ी वाली कंपनियां हैं, उनका सब कुछ स्टेबलाइज होता है। ग्रोथ पैटर्न भी आपको पता होता है कि हर साल 12%, 10%, 18% का लाभ देंगे। मेरा जो फंडामेंटल है, जो मैं इक्विटी के फंड सेलेक्ट करता हूं, मेरा तरीका है कि मैं वैसे फंड सेलेक्ट करता हूं जहां मुझे ये सारे बेनिफिट मिले, इक्विटी से ज्यादा रिटर्न मिले, इनकम टैक्स बेनिफिट मिले, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, मन में कॉन्फिडेंस हो, मुझे जब पैसे वापस चाहिए मिल जाए, ये सब चीज हो। तो मैं ज्यादातर अपने पैसे लार्ज कैप में रखता हूं, क्योंकि मेरा उम्र 50 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो मेरे पास 10 साल से ज्यादा समय नहीं है पैसे रखने के लिए। लेकिन अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा समय है, तो यू कैन गो फॉर मल्टी कैप, यू कैन इवन गो फॉर मिड कैप, इवन गो फॉर स्मॉल कैप। इट ऑल डिपेंड्स कितने समय तक आप पैसा रख रहे हैं, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, आप उसके बेसिस पर इन चीजों को डिसाइड करते हैं कि पैसा कहां रखें। अब 1 से 3 साल वाला जो फंड था, डेप्थ फंड,
इसमें भी कई तरह के ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। यू नीड टू सेलेक्ट अ राइट ऑप्शन फॉर राइट योरसेल्फ, जिसमें एक ऑप्शन है ELSS। बोला सर आप अपनी इनकम टैक्स के लिए एक जो 80cc का रिबेट मिलता है 1.5 लाख रुपए का, उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते होंगे, PF में, इंश्योरेंस में या वेरियस अदर फंड्स में। यस सर, राइट। सो म्यूचुअल फंड में एक स्कीम है जिसको हम ELSS म्यूचुअल फंड कहते हैं। यहाँ आप 80C के 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ELSS म्यूचुअल फंड में रखकर देख सकते हैं। आप क्या करें, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप जिन जगहों पर इनकम टैक्स से बचने के लिए पैसे रखते रहे हैं, आप 5 साल में उसका रिटर्न कैलकुलेट करें कि आपने जहां रखा वहां 5 साल में आपको क्या मिला, और अगर किसी ELSS म्यूचुअल फंड में रखे होते तो क्या रिटर्न मिलता। देन यू गॉट टू नो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेलेक्टिंग अ राइट प्रोडक्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट। अब मैं एग्जाम्पल अपना दे रहा हूं, मैं पीछे के 15 वर्षों से ELSS म्यूचुअल फंड में के माध्यम से अपने इनकम टैक्स को मैनेज करता हूं। आपको अच्छा लगेगा जब मैं रिटायर करूंगा आज से तकरीबन 6 साल के बाद, तो मेरे ELSS म्यूचुअल फंड के कॉर्पस में हर साल 1 लाख रुपए के आसपास मैं जमा करता हूं, तो टोटल मेरे पास कॉर्पस में समवेयर 70 से 80 लाख रुपए होंगे, जिससे मुझे 60 से 70 हजार रुपए हर महीने का पेंशन बेनिफिट आता रहेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल हाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाउ ELSS म्यूचुअल फंड कैन हेल्प यू in not only in managing your income tax but also creating a huge benefit as a retirement corpus for yourself. अब कुछ चीजें और भी हैं जिसके ऊपर मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। मैंने इन चीजों को आपको बता दिया था। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कई तरह के हैं। एक अगली चीज है, अगर आपकी समझ में ज्यादा नहीं आता, then you can go with a solution oriented mutual funds, that is retirement fund. अगर रिटायरमेंट के लिए आपका सोच है तो यू सेलेक्ट एन रिटायरमेंट फंड एंड इन्वेस्ट इट ओवर देयर, और यू कैन डू अ चिल्ड्रन फंड, यू कैन सेलेक्ट अ चिल्ड्रन फंड एंड इन्वेस्ट ओवर देयर। अगर आपको लगता है कि शेयर बाजार काफी लाभ देता है तो इंडेक्स फंड में आप दे सकते हैं, ETF में दे सकते हैं, गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय गोल्ड, यू कैन गो विद द गोल्ड ETF। इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो शेयर बाजार का बेनिफिट है, आप देखेंगे तो 90 से अभी तक शेयर बाजार ऑन एन एवरेज 16% का रिटर्न सालाना देता है। अगर मैं 16% के रिटर्न एनुअल पर खुश हूं तो मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, वहां भी ये मेरे लिए अच्छा लाभ देता है। ETF, गोल्ड ETF में हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि सबको करना चाहिए। अगर आपके जीवन में सोना एक महत्वपूर्ण वस्तु है तो आपको गोल्ड ETF के माध्यम से करना चाहिए। अगर मान लो कि आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे की शादी के लिए 100 ग्राम गोल्ड चाहिए आज से 10 साल के बाद, तो आप हर महीने कुछ गोल्ड खरीदते रहें, 1000 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का गोल्ड ETF के माध्यम से म्यूचुअल फंड कर लें, जो आपके बैंक से ये पैसा कट कर गोल्ड ETF में जमा होता रहेगा, आपके लिए सोना खाता जाता रहेगा, और आज से 10 साल के बाद जो सोने की वैल्यू होगी उस समय उतने अमाउंट का वैल्यू आपके पास मिल जाएगा, तो सोने के प्राइस का, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपके पास नहीं होगा। लाइकवाइज अगर किसी को लगता है कि अमेरिकन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे जा रही है, तो यू कैन इंटर इन दैट इकोनॉमी, गेट बेनिफिट ऑफ जापानीज और US इकोनॉमी with the help of mutual fund, that is international funds. Similarly, other funds are there, arbitrage fund and other funds are there. Mutual fund में एक चीज समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम लाभ ज्यादा चाहते हैं तो रिस्क एक्स्ट्रा होता है। रिस्क एक्स्ट्रा होता है, इसको रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन आप अपने म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि रिस्क को मिनिमाइज कर सके। मैंने जो 3-4 बेसिक क्राइटेरिया कहा है कि आपको ये समझना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि कितना समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, और तब वो स्कीम सेलेक्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले आपके लिए एक SID, सिस्टम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपकी स्कीम के लिटरेचर के साथ होता है, जहां ये चीजें लिखी होती हैं कि ये बेस्ट परफॉर्म कब करेगा, क्या रिस्क है इसके अंदर,
कैसा ये प्रोडक्ट है, क्या फ्यूचर इसका है, पीछे से कितना एडवांटेज ये दे पाया है, 5 साल में क्या रिटर्न इसने दिया है, 10 साल में क्या दिया है। आप इन चीजों को बिना देखे हुए किसी के कहने पर इन्वेस्ट नहीं करें। एक फैक्ट शीट होता है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, सो यू नीड टू गो विद द फैक्ट शीट, गिव सम टाइम, डू लिटिल रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट। देयर आर टू मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड, दैट इज डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान का मतलब है यू कैन इन्वेस्ट इट थ्रू ऐप और दी म्यूचुअल फंड बेचने वाले जो एमसीज हैं उनके वेबसाइट से आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। रेगुलर प्लान का मतलब होता है कि आप किसी ब्रोकर, किसी एडवाइजर के माध्यम से खरीद सकते हैं। सो यू हैव बोथ दी प्रिविलेज एंड अपॉर्चुनिटी टू डू सो। मैंने पहले कहा कि अगर आपका समय ज्यादा है तो यू कैन गो विद द ग्रोथ प्लान। अगर समय कम है, आप रिटर्न तुरंत चाहते हैं 1 साल 2 साल के अंदर, आपने बैंक में पैसे चाहते हैं, देन यू शुड गो विथ एन डिविडेंड प्लान। Similarly, the mode of investment are of two type. One is lump sum investment और systematic investment. Lump sum का मतलब एक ही बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। Systematic investment का मतलब है you are investing things systematically every month. You are planned that I will invest this much of amount in this much of this scheme, and it is automatically deducted from your bank account and invested and buy a product for you. So if we are investing in SIP, if we are starting little early, say at the age of 25 we had started, we can have 1000 रुपया हर महीने भी मैं जमा करता हूं, तो मेरे कॉर्पस में 30 साल के बाद रिटायरमेंट के समय मेरे पास तकरीबन 23 लाख रुपए होते हैं। और यही मैं अगर थोड़ा लेट से करता, 40 साल की उम्र में करूंगा, तो मेरे पास रिटायरमेंट के समय तकरीबन 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए के आसपास होगा। तो आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होता है, उतना आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड का दूसरा एडवांटेज होता है कि शेयर बाजार के फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट इस पर नहीं होता है, क्योंकि ये रूपी कॉस्ट एवरेज के प्रोडक्ट पर चलता है। बाजार के गिरने और चढ़ने दोनों कंडीशंस में यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ ऑन दैट। Similarly, there are certain things. One is KYC. Every investor has to do a KYC, that is any investor who is doing an investment in mutual fund that need to do a KYC. KYC का जो प्रोसेस है, आपके पास पैन कार्ड होगा, एड्रेस एंड आइडेंटिटी प्रूफ होगी, you can do an KYC. You can buy product physically or you can buy product online. What we had already told you. म्यूचुअल फंड का जो दूसरा एडवांटेज है, you can manipulate all those things. आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, SIP आपने किया, तो आप जब चाहे उसको कम कर सकते हैं। आपको लगता है 3 महीने पैसा नहीं दे पाएंगे तो आप मत देना, 6 महीने नहीं दे पाएंगे मत देना। अमाउंट बढ़ाना घटाना, जो भी चेंज ओवर आप करना चाहते हैं, दैट कैन बी, यू कैन डू इट वेरी वेल एज एंड व्हेन यू कैन डू। इसके स्टेटमेंट्स आपके पास रेगुलरली आते रहते हैं, ताकि आपने परफॉर्मेंस को, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को आप बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, देख सकें, समझ सकें। NAVs, नेट एसेट वैल्यूज होती है जो रोज डिक्लेयर होता है। सो ऑल द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट यू कैन अंडरस्टैंड एट व्हाट प्राइस आई एम बाइंग एंड व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ इट। म्यूचुअल फंड खरीदते समय जो फॉर्म होता है उसके अंदर एक रिस्कोमीटर होता है जो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग को बताता है, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। जो आपके रिस्क लेने की क्षमता होती है उसके बेसिस पर आपको रिस्क लेना चाहिए। यू कैन डू नॉमिनेशन। आप किसी को भी अपने परिवार में, अपने घर में नॉमिनेट कर सकते हैं, सो दैट अगर मेरी बाद ये पैसे किसी को, मैं मर गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, मेरे नॉमिनी को वो क्लेम प्रॉपरली मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो KYC कराते हैं। एक बार आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में आपने एक बार KYC करा लिया, तो उसी KYC को हर म्यूचुअल फंड हाउस अलग अलग स्कीम्स में हर जगह पर वो KYC यूज हो सकता है। SEBI is monitoring mutual fund industry very closely so that investor can rest assured about the safety and security of the money.
तो सेबी बहुत इफेक्टिवली इसको मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, ताकि आपके पैसे सेफ रह सके. SEBI has got a complaint redressal mechanism as well as entire mutual fund industry. For example, this slide is supported by ICICI Prudential. So ICICI Prudential mutual fund के अंदर भी एक complaint redressal mechanism होता है, जहाँ से आप complain, if you are having any complaint, that can be managed. Even SEBI जो regulator है, SEBI has got a score website over there, a system over there where you can register your complaint and get redressal of all of your complaints. हम लोगों ने जो बातें आपके सामने रखने की चेष्टा की, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इफ फैकल्टी is earning 100 rupees, with these 100 rupees only, he has to manage his everyday life expenditures as well as the future expenditures expected by his family or by himself. भविष्य के सारे खर्चों को उसको मैनेज करना है. तो अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली नहीं करता है, समझ के नहीं करता है, तो उससे इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलते. एक छोटा एग्जांपल सामने लें. बोला सर, मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूं. जी सर, प्रोसीड. अगर मैं अपना 1 लाख रुपया किसी एक जगह पर रखता हूं जहां मुझे रिटर्न 5% का मिलता है, तब इस पैसे को डबल होने में से एक नियम है कि जितना रिटर्न मिलता है ना परसेंटेज, 72 को उतना से भाग देंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चलेगा आपके पैसे कब डबल हो. तो 72 डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हैं हम, तो इट विल कम समवेयर अराउंड 14 years. तो मेरे पैसे 14 साल में डबल होंगे और 28 साल में 4 गुना होंगे. ठीक है सर? यस सर. And let it be double in 16%, जो शेयर बाजार का 16% एवरेज रिटर्न पीछे के 90 से अभी तक है. तो 72 डिवाइडेड बाय 60, somewhere 4.5. यस सर. तो लेट इट बी 4.5, मतलब 9 साल में ये पैसे 4 गुना हो जाएंगे. यस सर. मतलब 18 साल में ये पैसे 8 गुना हो जाएंगे. 8 गुना. मतलब तकरीबन 24 साल में ये पैसे 16 गुना हो जाएंगे. यस सर. तो आपके पैसे 4 गुना, मेरे पैसे 16 गुना. तो किसके जीवन में पैसे की समस्या कम होगी? 8 गुना वाले की, 4 गुना वाले की, 16 गुना वाले की? ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस, 16 गुना वाले की. इंपॉर्टेंट ये नहीं है सर कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है. इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितना पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट किया है. तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सब उनसे कि आप जब आज के सेशन के बाद घर पर आराम से बैठेंगे, तो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट. आई हैड इन्वेस्टेड इन these ऑब्जेक्ट्स, these टूल्स. जितना आपने टूल में पैसे लगाए हैं अभी तक, उसके रिटर्न्स क्या मिले हैं आपको. और ये पैसे अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाए होते, किसी भी ऑब्जेक्टिव को सामने लेकर, तो क्या रिटर्न आपको मिले. एनालाइज ऑल दोस थिंग्स. एक बार जब आप एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई अभी तक जो मेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं, और अगर मैं इसको इफेक्टिवली प्रॉपरली इन्वेस्ट करता, तो मेरा नेटवर्थ, मेरी फाइनेंशियल नेटवर्थ आज की डेट में क्या होती. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. It's very long process, sir. It's very deep thinking. It is very important for everyone. इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कहता हूं कि बीइंग ए टीचर हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास 5 साल की नौकरी हो गई, पैसे तो जमा नहीं हुए. You are right, sir. 10 साल की नौकरी हो गई, पैसे जमा नहीं हुए, तो भविष्य कैसे चलेगा. Very much, it's worth listening you about this investment and savings.
तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं, कितने बचाए हैं, कितने रखे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको रखे कैसे आप। एक दूसरी चीज, मैं बीच में छूट गया था, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको एक बजट बनाना चाहिए। सिट विथ योर फैमिली, योर वाइफ एंड एवरीबडी एंड क्रिएट अ बजट फॉर यू। आप अपना जब बजट बनाएंगे तब आपस में जब बात करेंगे तो लगेगा ये खर्चा बेकार है, इसको हम कम कर सकते हैं। और पूरे खर्चे को आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद आप सोचिए कि इसमें कहां पैसे बच सकते हैं। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। बोला सर? Sir, I'm listening. आपका बैंक अकाउंट कौन सा बैंक में, आपका सेविंग्स अकाउंट? I have a salary account in HDFC, sir. लेट इट बी HDFC। आपके पास HDFC का एक कार्ड होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। Yes, sir, I have. सबके अपने बैंक, मान लो ICICI में किसी ने अकाउंट खोला है, किसी ने HDFC में खोला है, किसी ने SBI में खोला है, उसके पास अपने कार्ड्स होंगे। उस कार्ड का क्या बेनिफिट मिलता है आपको पता है क्या? I know, but I'm not sure. I हर know. महीने, हर बार उस कार्ड पर अलग अलग तरह के बेनिफिट्स बैंक डिक्लेयर करती है। Yes, sir, some schemes and all generally, used to come as a notification. एक नॉर्मल स्कीम है। If I am having a card, for example, if I am having an X bank card, right? और उस X बैंक के कार्ड को हर महीना मैं एक बार यूज करता हूं of any amount, I will get 5 lakhs rupees or 10 lakh rupees accidental insurance free of cost. Yes, sir, it is there, but I'm not much aware about it. There is no. That you need to get aware. करना क्या आपको? उस बैंक का वेबसाइट खोलना है, उसके स्कीम्स देखने हैं, उसको फॉलो करना है। Okay, if I take a service of any particular bank along with the ATM card or debit card or credit card, if I do not use that card frequently, you will not get benefit. Means once in a year, at least once in a year we have to do. No, that is scheme is there. कि अगर आप उस कार्ड से महीने में एक ट्रांजेक्शन करते हैं या महीने में 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये बेनिफिट फ्री मिलेगा। ठीक है? तो मान लो आपके पास जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, क्या उससे हम 1000 रुपए का महीने में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते? We do generally, we do, but we do not. नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यस और नो? We do, sir. We do. हम कर सकते हैं और करके हम 5 लाख या 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हम जमा करते हैं वो बच गया ना मेरा। Yes, sir, it is all about the awareness. Yes, sir, you are very much right. It is awareness. Let's come down to another thing. आपके पास एक गाड़ी होगी, आपने उस गाड़ी का मोटर इंश्योरेंस कराया होगा, उस मोटर इंश्योरेंस पर 50 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो जो सवार है, जो गाड़ी का ड्राइवर है, उसके 15 लाख रुपए के इंश्योरेंस हो जाते हैं। Yes, this scheme I know that. तो अगर 50 रुपया दे के साल का मुझे अगर मिल जाता है स्कीम, तो मैं क्यों नहीं करूं? Actually, it is not a 50 रुपया, little more. Let it be 100 rupees. It is not that more than that. It is 50-100 rupees, not more than that. Yes, we get along with the varies. It varies from insurance to insurance house. Yes, we get along with the while doing the insurance of any vehicle. This option comes always. I'm giving you another example. आपके पास, आपके घर में 8-10 नंबर्स हैं मोबाइल के, पूरी फैमिली का मिलाकर। सब लोग उस मोबाइल को रिचार्ज करते हैं। अगर हम एक ही सर्विस प्रोवाइडर पर रहें तो क्या मुझको बेनिफिट मिलेगा? अगर मैं उसमें विजुअलाइज करूं कि कौन से नंबर पर कॉल नहीं हो रहा है, कम कॉल होता है, तो उस पर मैं कोई दूसरा स्कीम लूं तो मुझे कुछ पैसे बचेंगे। कौन सा ऐसा नंबर है जिस पर मैं इंटरनेट कम इस्तेमाल करता हूं, तो क्या इस पर इंटरनेट के स्कीम कम करने से कुछ नंबर पैसे बचेंगे? कौन सा ऐप, मोबाइल पेमेंट ऐप या कौन सा पेमेंट सिस्टम से मैं वो मोबाइल को रिचार्ज करूं तो मुझे स्कीम्स इस महीने मिलेगी? क्या मैं ये विजुअलाइज करता हूं सर? Yes, we generally see. ना, हर महीने मैं विजुअलाइज करता हूं। Yes, sir, we do. नहीं करता हूं सर। मैं एक बार मैंने सिस्टम सेट कर दिया कि मैं X तरीके से रिचार्ज करूंगा, अगले महीने में देखता भी नहीं हूं किसमें क्या स्कीम है, मैं कर देता हूं। कौन मेहनत करे? It's a time consuming, but still somewhere something is there, sir. If I am giving half an hour in a month, I can save 400-500 rupees over there. You are right, sir, but इस 500 रुपए सर, इस 500 रुपए को अगर 30 साल आप जमा करते तो it will be somewhere around 10 lakh rupees.
it's a what we call. We have to be lot. We have to have a lot of patience for that. You need to understand, सर हमारे पैसे बढ़ नहीं सकते. मेरी सैलरी वही है क्योंकि मैं टीचर हूँ. मेरी सैलरी वही है जो मेरा इंस्टीट्यूशन देता है. जी समझ रहा हूँ सर. So I need to understand one thing. I need to save money somewhere. I need to understand where to invest. Yes, sir. That's two very important things that will help us to create a satisfied future. किसी के मन में और कोई प्रश्न है? You can ask the question so that. Oh, it's very much well said, sir. I appreciate your, the idea what you shared. It's very nice about the peace, the mental peace, which is directly connected to economical part of the any faculty or anybody, not even faculty. It is with anybody. No, for faculty it is More important. little more important because important. Because if you do not have a peaceful mind, Yes, of course. you cannot deliver effective class. Yes, the inputs are not very, very effective. And being a literate person, you can always verify and understand whatever the investment tools are present in front of you. क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं ना, तो हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं है क्या ये, Yes, मुझे sir, लाभ दे रहा नहीं दे रहा. rightly said. सर घर में एक दवा होती है, आप उस दवा का एक्सपायरी देखते हैं. Yes, sir. राइट. सर घर में बहुत सारे गाना सुनने की ना सीडी और कैसेट्स होती है. Yes, sir. और हम उन्हीं सीडी और कैसेट्स को बार बार सुनते हैं जिसको पसंद करते हैं. जी सर. खरीदते समय जो लेटेस्ट चल रहा है उसको खरीद लेते हैं. हाँ सर. लेकिन थोड़े समय के बाद जरूरी नहीं जो लेटेस्ट है उसको सुने ही. it will be bored later. राइट. इन्वेस्टमेंट भी यही है. हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लेटेस्ट दिखता है वहां इन्वेस्ट कर देते हैं. लेकिन जो पहले वाला इन्वेस्टमेंट है, क्या वो रिलेवेंट है, वो करेक्ट है, इसका एनालिसिस भी साल में एक बार करना जरूरी है. आज इन्वेस्टेड समवेयर with an objective of it will give this much of return. क्या वो रिटर्न मुझको मिल रहा है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? ये वैसे ही है सर. बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट हम देखते हैं हर 3 महीने में, 6 महीने में. Yes, sir. अगर हम पाते हैं कि बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो then we need to do certain things additionally. Certain corrective measures need to be done. Yes, sir. You are right. So आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ एक करेक्टिव मेजर्स लेते हैं क्या? Of course, we have to think. लेना चाहिए ना सर? Yes, sir. We have to think about what are the corrective measures, what are the क्या हम benefits. लेते हैं? मेरा बेसिक क्वेश्चन है, क्या हम लेते हैं? और नहीं लेते हैं तो लेना चाहिए. You need to understand these things. Yes, sir. Of course. Thank you for joining us. We will have a 3 minutes back. It is 11:12. We'll resume at 11:15. Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.